स्वागत। आज हम सल्तनत काल के प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम स्रोतों पर बात करेंगे। ये स्रोत हमें 1206 से 1526 ईस्वी के बीच मतलब गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंशों के शासन के बारे में बताते हैं। और इनमें तुगलक वंश का शासन तो सबसे लंबा चला। तो आज की इस चर्चा का मकसद है इन स्रोतों से सल्तनत काल की प्रशासनिक बनावट, उनकी आर्थिक नीतियां और कुछ दिलचस्प बातें समझना। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सत्ता के केंद्र में सुल्तान होता था, ये तो जाहिर है। लेकिन ये अमीर कौन थे और उनका कितना असर रहता था? सुना है कि जब सुल्तान कमजोर होता था तब इनकी भूमिका बढ़ जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल। ये अमीर असल में दरबार के प्रभावशाली सरदार या बड़े अधिकारी होते थे। और आपने सही कहा, जब सुल्तान थोड़ा कमजोर होता था तो इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती थी। कई बार तो ये लोग ही तय करने लगते थे कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। अच्छा। और हाँ, प्रशासन चलाने के लिए कई विभाग थे जिनको दीवान कहा जाता था। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ खास विभाग खास सुल्तानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, उन्हें शायद अपनी बड़ी सेना का खर्च चलाने या बाजार पर नियंत्रण के लिए ज्यादा राजस्व चाहिए था। तो उन्होंने राजस्व विभाग मतलब दीवाने मुस्तखराज और बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत बनाया। अच्छा, यानी जरूरत के हिसाब से नए विभाग बन जाते थे। ये तो दिलचस्प है। और कौन से ऐसे अहम विभाग थे? फिर जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बेहतर बनाने पर जोर दिया, तो उन्होंने दीवाने अमीर को ही बनाया, जो शायद उस वक्त खेती की हालत सुधारने के लिए जरूरी समझा गया होगा। और फिर फिरोज तुगलक ने, वो जाने जाते हैं अपने लोक कल्याण के कामों के लिए, तो उन्होंने दान पुण्य के लिए दीवाने खैरात और दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान शुरू किया। अच्छा, दीवाने बंदगान दासों के लिए? जी हाँ। तो ये दिखाता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं। इनके अलावा और भी जरूरी विभाग थे, जैसे सेना के लिए दीवाने अर्ज, धार्मिक और विदेशी मामलों के लिए दीवाने रिसालत। अच्छा। शाही खत व किताबत पत्राचार के लिए दीवाने इंशा, और सबसे जरूरी वित्त और राजस्व के लिए दीवाने वजारत। दीवाने वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसा? हाँ। तो इसका जो मुखिया होता था, वजीर, उसका क्या रुतबा था? क्या वो बहुत पावरफुल था? हाँ, बहुत। वजीर का पद आप समझ लीजिए आज के प्रधानमंत्री जैसा था। ये इस्लामी शासन परंपरा से आया हुआ पद था। कहते हैं महमूद गजनवी के समय अब्बास फजल बिन अहमद पहले वजीर थे, और तुगलक काल को खासकर फिरोज तुगलक के समय को तो भारतीय मुस्लिम वजारत का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग? क्यों? क्योंकि वजीर के पास बहुत अधिकार थे। वो लगान, टैक्स सिस्टम, दान, यहाँ तक कि सेना पर होने वाले खर्च का भी हिसाब किताब देखता था। एक तरह से राज्य की पूरी तिजोरी उसी के हाथ में थी। उसके संगठन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? क्या वो व्यवस्थित थी? हाँ, बिल्कुल। सेना का संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित था, जो उस समय के हिसाब से काफी वैज्ञानिक तरीका था। सबसे छोटी टुकड़ी में 10 घुड़सवार होते थे। उसका मुखिया सारे खेल कहलाता था। 10 घुड़सवार, सारे खेल? जी। फिर 10 सारे खेल के ऊपर एक सिपह सालार, फिर 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर, फिर 10 अमीर के ऊपर एक मलिक, और सबसे ऊपर खान होता था। वाह, पूरा पिरामिड जैसा। हाँ, और इन सब के ऊपर सर्वोच्च सेनापति तो सुल्तान खुद ही होता था। कमाल है। अच्छा, अब इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी सेना, इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? टैक्स सिस्टम कैसा था? देखिए, फिरोज तुगलक ने इस्लामी कानून यानी कुरान के आधार पर 4 मुख्य कर लगाए थे। 4 मुख्य कर? कौन कौन से? पहला था खराज। ये जमीन की उपज पर लगने वाला टैक्स था, लैंड रेवेन्यू। दूसरा जजिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक तरह का सुरक्षा कर था। तीसरा ज़कात। ये मुसलमानों पर उनकी संपत्ति के हिसाब से लगने वाला एक धार्मिक दान या टैक्स था। ठीक है। और चौथा था खुम्स। ये युद्ध में जो माल लूटा जाता था उसका हिस्सा होता था। अच्छा, एक खुम्स वाला मामला दिलचस्प है। इसमें क्या खास था? हाँ, दिलचस्प है। आमतौर पर नियम ये था कि लूट के माल का 1/5वां हिस्सा सुल्तान के खजाने में जाएगा
और बाकी 4/5वां हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाएगा। ये तो ठीक लगता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने इस नियम को उलट दिया। उन्होंने 45 हिस्सा खुद रख लिया और सिर्फ 1/5वां हिस्सा सैनिकों को दिया। ओहो, ऐसा क्यों? शायद वे राज्य की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं या बड़ी सेना के लिए। ठीक है। भले इससे सैनिकों में थोड़ी नाराजगी पैदा हुई हो। तो मतलब जरूरत पड़ने पर सुल्तान नियम बदल भी सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे निचले स्तर पर मतलब गांव में प्रशासन कैसे चलता था? गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और काफी हद तक उसे स्वशासन मतलब ऑटोनॉमी हासिल थी। गांव के लेवल पर लगान वसूलने वाला जो मुख्य अधिकारी होता था वो चौधरी कहलाता था। चौधरी? ठीक है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा मतलब सिक्कों का क्या सिस्टम था? क्या कोई स्टैंडर्ड करेंसी थी? हाँ, बिल्कुल थी। इल्तुतमिश पहले ऐसे तुर्क शासक थे जिन्होंने शुद्ध अरबी स्टाइल के सिक्के चलाए। ये एक बड़ा कदम था। उन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीताल जारी किया। टंका और जीताल? जी, और इनका आपस में एक फिक्स्ड अनुपात भी था। एक चांदी का टंका 48 तांबे की जीतल के बराबर होता था। 148 का अनुपात? हाँ, और एक और बात, इन सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम भी मिलता है, जैसे अल मुस्तनसिर और बाद में अल मुस्तासिम का। अच्छा। हाँ, इसका क्या मतलब था? ये दिखाता है कि दिल्ली के सुल्तान खुद को बड़ी इस्लामी दुनिया का हिस्सा मानते थे और वहां से अपनी लेजिटिमेसी मतलब मान्यता जोड़कर रखते थे। कानून के दो मुख्य स्रोत थे। एक तो था हदीस। हदीस? हाँ, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कामों पर आधारित इस्लामी कानून है। और दूसरा था ज़वाबित। ज़वाबित ये क्या था? ज़वाबित मतलब राज्य का अपना कानून। ये वो नियम कानून थे जो सुल्तान या राज्य प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाते थे। मतलब सल्तनत की अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए गए नियम। अच्छा, तो शरिया के अलावा राज्य के अपने कानून भी थे? जी हाँ, दोनों साथ साथ चलते थे। तो कुल मिलाकर देखें तो सल्तनत काल का प्रशासन काफी बहुस्तरीय और जटिल था। एक तरफ केंद्रीय सत्ता, सुल्तान, उसके मंत्री, विभाग, दूसरी तरफ दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना, एक व्यवस्थित टैक्स सिस्टम और अपनी मुद्रा। और हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग सुल्तानों ने अपनी सोच और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी किए, नए विभाग बनाए, टैक्स के नियम बदले। बिल्कुल, ये स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे इस्लामी परंपराओं जैसे वजीर का पद या हदीस कानून और स्थानीय भारतीय जरूरतों जैसे खेती के लिए अलग विभाग या गांव का प्रशासन, इनके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो बस बाहर से लाकर थोप दी गई हो, बल्कि इसमें समय के साथ शासकों के साथ विकास भी हुआ और ये यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ढलती भी गई। एक तरह से ये एक जीती जागती व्यवस्था थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि असल व्यवहार में इस्लामी कानून हदीस और राज्य के कानून ज़वाबित के बीच का रिश्ता कैसा रहा होगा? क्या वो हमेशा एक दूसरे के पूरक थे या कभी-कभी उनमें टकराव की स्थिति भी बनती होगी? ये आगे की खोज और सोच विचार के लिए एक दिलचस्प पहलू है।